स्वागत है आपका भी अनके 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, बजट कैसा रहा? बेकार। बजट में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि बजट के अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है उसमें बदलाव हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में बदलाव हो सकता है, कुछ नहीं हुआ। और दूसरा क्या हुआ, जो एसएसटी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसके अंदर बदलाव हो गया, जो कि स्कैल्पर, जो कि एफएनओ करते हैं, उनके लिए नेगेटिव खबर है। नेगेटिव खबर क्यों है? क्योंकि अगर आप इसका कैलकुलेशन देखोगे तो अभी की स्थिति में 0.1% लगता है। इसका मतलब है, अगर आप एक मोटा मोटी मान लो 480 रुपये के आसपास में लगता है, क्योंकि 20 रुपये लॉट, किसी भी लॉट में 20 रुपये खरीदी, 20 रुपये बेची, तो मतलब 40 रुपये के आसपास तो ब्रोकरेज लग जाती है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, अगर आपको शॉर्ट वीडियो डालनी है तो आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप एक लॉट में काम करते हो तो लगभग 350 रुपये के आसपास में खर्चा आ जाता था, और 40 रुपये ब्रोकरेज मान लो, और अभी आएगा वो 1800 से 2000 रुपये के आसपास में। तो यही कारण है स्टॉक मार्केट में सबसे पहली नेगेटिव खबर ये आ गई। देखो, जो चीज अच्छा हुआ कि भाई तुम बोलोगे कि इसमें एक चीज हुई है कि सरकार ने बोला कि 12.20 हजार करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है। भाई वो उम्मीद थी, पिछली बार से बढ़ाया है, वो ठीक है। डिफेंस के लिए 5,94,000 रुपये दिया गया है, वो पिछली बार 5,68,000 रुपये था डिफेंस में। तो इसमें भी कुछ 22-23 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, वहां तक सब ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया है ना, उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मजा इसलिए नहीं आया कि पहली बात तो देखो, जो जो उम्मीद की जा रही थी, हालांकि 2047 को लक्ष्य में रखते हुए किया गया, मतलब इसमें जो फेरबदल हुए हैं ना, उस फेरबदल से, और आज जो बाजार में सब कुछ ठीक चल रहा था, 25,300 के आसपास चल रहा था, जैसे ही वित्त मंत्री जी आई और वित्त मंत्री जी ने अपना भाषण देना चालू किया, ना तो जल जीवन मिशन पे कुछ बोले, ना मतलब कोई इतना ज्यादा। हालांकि इन्होंने ये जरूर बोला है कि हम ना 20 रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे, जल जल के मतलब कॉरिडोर बनाएंगे। और मतलब परिस्थिति ये रही कुल मिला के कि बाजार में पूरा मूड माहौल खराब कर दिया बजट ने। अब फिर से हमें लौट के वहीं देखना पड़ेगा, कंपनियों की अर्निंग क्या है, कंपनी कैसी अर्निंग दिखा रही है, फिर से ईरान में क्या कर रहे हैं ट्रम्प। फिर अभी एक जगह पाले में पड़ी है गेंद, कहाँ पड़ी है वो बताओ यार, तुम थोड़ी सी राहत की सांस मिले। वो जो गेंद अभी पड़ी है ना पाले में, उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारा आरबीआई है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा कुछ रियायत दे दे, क्योंकि अब केवल वही है जो संकट मोचन है, जो बाजार को बचा सकते हैं। नहीं तो बाजार में जो शार्प गिरावट आई है, और आज तो हमारे बाजार खुले थे इसलिए गिरावट है। अब कल एफआईआई आएंगे, विदेशी संस्थागत निवेशक, क्योंकि अभी तो वो उनके यहाँ बाजार बंद है। अब वो कल आके, क्योंकि कल ऑल ओवर विश्व का मार्केट खुलेंगे, वो क्या रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर, और वो इसको किस तरह से देखते हैं। हालांकि जो निफ्टी का पुट कॉल रेशो है वो 50 के आसपास है, मतलब बाजार में जरा सा ट्रिगर आ जाएगा तो बाजार यहाँ से ऊपर भी चलेगा। थोड़ा बहुत तो एक बाउंस बैक आएगा, उस बाउंस बैक में पिक वाली हावी हो जाएगी, ये आप मान लेना। लेकिन बाजार बिल्कुल भी, मतलब अगर एक बार देखा जाए ना कि मजा आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है बाजार में। बाजार में मोदी जी ने अपने हिसाब से जुमला दे दिया, सबको कह दिया कि सब लोगों की आय को बढ़ोतरी की गई है। हालांकि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जो कोकोनट है, नारियल है और काजू है, इनके पैदावार को लेकर के इन किसानों को लिए सब्सिडी का ऐलान किया गया है। क्या कोकोनट और नारियल ये केरला में पाया जाता है, और केरला में चुनाव है, क्या इन लोगों को रुझाने के लिए सरकार ने बजट में कोकोनट के स्पेशल बोला है कि इनको सब्सिडी मिलेगी या इनको राहत मिलेगी। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी कहा है कि हमारा डेट टू जीडीपी जो है ना, तो हम वर्ष 2030 तक अपना जीडीपी का आधा लाने वाले हैं। अभी 0.58 है। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में डेट टू जीडीपी है ना, वो लगभग लगभग 125-30% है। डेट टू जीडीपी बेसिकली वो कहलाता है कि आपकी जीडीपी समझ लो 4 लाख करोड़ की है, आपके ऊपर जो कर्ज है ना वो 2 लाख करोड़ का है, तो आपकी डेट टू जीडीपी जो हुई ना वो 50% की हुई। अमेरिका की जो जीडीपी है ना टोटल, वो कितने की है? $30 ट्रिलियन की। और अमेरिका के ऊपर कर्ज कितने का है? $38 ट्रिलियन का। तो लगभग लगभग 125% का अमेरिका में डेट टू जीडीपी है। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि डेट टू जीडीपी हमारा कम है। लेकिन अकेला डेट टू जीडीपी कम करने का जो लक्ष्य है, उसको लेकर के हम सोच लें कि यार नहीं, बाकी वास्तविकता में मजा नहीं आया। बजट इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह बजट ऐसा आ जाएगा। आप मोदी जी जो उसमें बार बार थप 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 थपा रहे हैं ना,
उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखना, वो खुद, हालांकि उन्होंने अपने लेवल पर समझा दिया। अब आ जाते हैं तुम्हारा सिल्वर और गोल्ड और सिल्वर में। मैं बजट में मोटी मोटी चीज़ों पर भी नज़र डाल लूंगा, पर मोटा एक आप बजट में जो गोल्ड और सिल्वर है उसके ऊपर एक बार आप समझ लो क्या है। अमेरिका चाह रहा है कि गोल्ड और सिल्वर को गिराया जाए, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो गोल्ड की माइनिंग करता है ना, वो करता है चाइना। और दुनिया कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स को कमजोर करके मेटल में शिफ्ट हो रही थी। अब ऐसा समझ लो, मैं इतनी लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। कोई कॉन्ट्रैक्ट है अभी अमेरिका में, जो अमेरिका का शिकागो वो है ना, एक्सचेंज है ना, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, मैं समझो। मान लो एक कोई 1 करोड़ रुपए का कोई प्लॉट फ्लैट है, उस फ्लैट के लिए मैं डीलर हूँ और आप खरीदार हो। आपकी और मेरी बात होती है कि भैया आप एक काम करो, 10 लाख रुपए दे दो, और 10 लाख रुपए दे करके अपन ये प्लॉट तुम्हारा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 10% रखी है। अब वंस फाइन डे अगर मैं आकर के बोलता हूँ कि अब से इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है ना, वो मैं 40% कर रहा हूँ। अब भाई आपको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रखना है ना, तो आपको 40 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे सुबह तक। अगर आप जमा नहीं कराते तो भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कैंसिल, तो हमारी तुम्हारी कोई डील नहीं। इसका मतलब अमेरिका सोना और चांदी को क्रैश कराना चाहता है। क्यों कराना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को अपने बैंक बचाने हैं। क्यों बैंक बचाने, क्योंकि उनका जेपी मॉर्गन बैंक सिल्वर को शॉर्ट करे बैठा है। शॉर्ट करे बैठा तो शॉर्ट कवर कब करेगा, तब करेगा जितने के आसपास में उसे थोड़ा लगेगा कि हम कवर कर सकते हैं। ऐसा समझ लो ना, आप शेयर बाजार में हो, आपने कोई शेयर शॉर्ट कर दिया, आपने लगा कि ये 90 100 रुपये में शॉर्ट करा, अब आपको लगा कि 90 में जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, और वो शेयर चला गया वहां से 400। अब आप अगर 400 में शॉर्ट को कवर करते हो तो आपको 300 रुपये प्रति शेयर का लॉस होगा। समझ गए, शॉर्ट कवरिंग का। अगर वो शेयर को आप किसी कारण से प्रमोटर से बोल के या सेबी से बोल के कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज ला देते हो कि ये कंपनी के जितने भी लीगल टेंडर थे वो खत्म हो गए, इस कंपनी के ऊपर आईटी की रेड लगी, फलाना रेड लगी, ढिमकाना लगी, मतलब पूरी निगेटिव खबर आ गई। अब नेगेटिव खबर आ गई तो कंपनी का जो स्टॉक है ना, जो 400 रुपये पे चल रहा था, वो गिर के एकदम से 150 पे आ गया। तो अब आप उससे शॉर्ट को कवर कर सकते हो कि आपको 50 रुपये प्रति शेयर का ही लॉस होगा। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि डॉलर की जो डोमिनेंस है ना, वो पूरे विश्व में बनी रहे। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि जो अमेरिका का बॉन्ड है, यूएस ट्रेजरी है ना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आँच आए, क्योंकि ज़्यादातर पूरे विश्व के अंदर 85% जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। और डॉलर की मोनोपोली को कोई तोड़े, ऐसा अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। भाई बार बार वो जो ब्रिक्स देशों को धमकी देता है कि आपने अगर सोचा भी अमेरिका से दूसरी करेंसी में ट्रेड करना, तो मैं आपके ऊपर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो क्या है, बेसिकली उसको डर है इस बात का कि अमेरिका की करेंसी को चैलेंज मिल रहा है, और लोग जो गोल्ड और सिल्वर की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका नहीं चाहेगा कि कल के दिन ज़्यादातर जो गोल्ड और सिल्वर की एक तरह से मोनोपोली है, वो है चाइना के पास में। रियर अर्थ मटेरियल की मोनोपोली है चाइना के पास में। अगर कल चीन बोल देता है कि हम डॉलर से हटाओ, अब हम मेटल में लेन देन करेंगे, और मेटल की जो पावर है वो गोल्ड उसकी डॉलर से ज़्यादा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो डॉलर की मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी। जो अमेरिका की ट्रेजरी है ना, वो जो बॉन्ड है ना, वो ख़त्म है, उनकी कोई वैल्यू नहीं बची। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये होगा कि अमेरिका कुछ भी कर गए, साम दाम दंड भेद, चाहे जो करना पड़े, उसे मेटल क्रैश करना है। यही कारण है कि अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनने जो केविन वॉश है ना, उनको चुना। केविन वॉश इतने खतरनाक हैं कि एक बार को वो रेट हाई भी कर सकते हैं, तो रेट कट तो बहुत दूर की बात है, रेट हाई भी कर सकते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को लाना ऐसे आदमी को चाहिए था जो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के माने और रेट कट करे। हालांकि एक बार तो वो रेट कट करेंगे, लेकिन उनका जो रवैया जाना जाता है ना, वो 35 साल की उम्र में फेडरल बैंक के गवर्नर बने, और जो उनका रवैया है, जैसा उनका इतिहास बताता है, कि वो जो है एक बार वो मजबूत करेंसी पे वो करते हैं। जैसे हमारे शक्तिकांत दास थे, इससे पहले जो संजय मल्होत्रा से पहले जो आरबीआई गवर्नर थे, शक्तिकांत दास थे, उन्होंने कोई ब्याज दरों में कमी नहीं करी, इतने कार्यकाल में कहीं नहीं करी। यही कारण था कि हमारा जो रुपया है वो मजबूत बना रहा, 82 से लेकर 84 रुपए के आसपास बना रहा, जब तक उनका कार्यकाल रहा। क्यों रहा, क्योंकि उन्होंने करेंसी कमजोर नहीं करी। क्यों नहीं कमजोर होने दी, हमें रेट कट नहीं करना, ब्याज दरों में कमी नहीं करनी। जब ब्याज दरों में कमी नहीं होगी तो आपकी करेंसी मजबूत होगी। ऐसे ही अमेरिका की जो अभी 5-6 दिन पहले जो माहौल बन रहा था, जब ये चांदी 4,20,000 पे थी, सोना 1,93,000 का मान रहा था, तो उस समय पे जो डॉलर था ना, वो 5 महीने के निचले स्तर पे था।
और ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी कि अब डॉलर की जो पिक्चर है वो खत्म हो गई, अब डॉलर का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। जब डोनाल्ड ट्रंप एक बयान से स्टॉक मार्केट हिला सकते हैं, तो क्या करेंसी बाजार या ये तो बहुत छोटी बात है उनके लिए। उनने एक निर्णय लिया कि मैं जो फेडरल बैंक का चेयरमैन है वही बदल दूंगा। पहले तो फेडरल बैंक के चेयरमैन जो जयराम पवेल है उनको बोला कि ब्याज दरों में कमी करो। फेडरल बैंक के चेयरमैन बोले ब्याज दरों में कमी नहीं करूंगा। उनने बोला अगर तू ब्याज दरों में नहीं कमी करेगा तो मैं एक काम कर रहा, फेडरल बैंक का चेयरमैन ही बदल दूंगा। अब उनने केविन वॉश का नाम का ऐलान कर दिया कि अब से जो मई में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके बाद जो फेडरल बैंक के नए चेयरमैन बनेंगे वो केविन वॉश बनेंगे। केविन वॉश का जो रवैया है वो करेंसी को मजबूत करने की ओर है। उनका जो पुराना इतिहास रहा है उनका ऐसा नहीं रहा कि जैसे अभी संजय मल्होत्रा है, संजय मल्होत्रा क्या करेंसी को उसके हाल पे छोड़ दे रहे हैं कि ठीक है होने दो जितनी कमजोर हो रही है। अगर आरबीआई चाहे और मार्केट में डॉलर उतार दे तो जो आज हमारा रुपया 91-92 रुपए पर चल रहा है ना, वो उठकर 80-87 रुपए पर आ जाएगा। पर उसके लिए आरबीआई को दखल देना पड़ेगा, लेकिन आरबीआई ने दखल नहीं देगी। अभी इस बार हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसमें भी जो इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर है उन्होंने कहा कि हम रुपये को उसके हाल पर छोड़ना चाहते हैं। ये परिणाम देखने के लिए मिल रहा है कि आज रुपया 92 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर आरबीआई बोल दे कि हम रुपया नहीं गिरने देंगे चाहे घर का हो जाए घेर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आरबीआई को? आरबीआई को अपने फॉरेन रिजर्व से पैसा डालना पड़ेगा मार्केट में, गोल्ड मतलब डॉलर। और डॉलर मार्केट में आए मतलब सप्लाई आई तो रुपया संभल जाएगा तुम्हारा। तो यही कारण है फेडरल बैंक की जो केविन वाश जो नए ऐलान हुआ ना, ये नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में चाहे कुछ भी हो, चाहे घर का हो चाहे घेर, कि इनका रुपया कमजोर हो, मतलब डॉलर कमजोर हो। और डॉलर कमजोर होगा मतलब ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी तो डॉलर मजबूत होगा, डॉलर मजबूत होगा तो इनकी जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है उस पर लोगों को ट्रस्ट होगा। अभी हो क्या रहा है, अभी इसका उल्टा हो रहा है। लोग बाग गोल्ड और सिल्वर में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड पे विश्वास नहीं है। चीन भी बेच रहा है, भारत भी बेच रहा है, और जो यूरोप के देश हैं वो भी बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, बास्केट ऑफ करेंसी में उसकी वैल्यू घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? क्योंकि अमेरिका की नीतियों के कारण, ऐसा मतलब उसके जो बिना तर्क के काम करने के कारण। तो अमेरिका जानबूझ के तुम्हारा जो गोल्ड और सिल्वर है ना क्रैश करा रहा है, क्योंकि जितना फिजिकल गोल्ड और सिल्वर है ना उससे कई गुना ज्यादा डिजिटल जो पेपर में है ना वे बांट दिए हैं। ऐसा समझ लो मेरे पास में कोई, कैसा समझ लो 10 बोतल हैं जो 10 मैंने नारियल की 10 वे हैं मेरे पास में कैन, है ना, 10 कैन है नारियल की। और मैंने पर्ची बांट बांट कर 100 आदमियों को पर्ची बांट दी कि भाई तुम्हें जब चाहिए ले लेना, मेरे पे रखी है। लेकिन फिजिकल में मेरे पास कितनी है? 10 है। अगर वे एक ही दिन आ गए सब बेच लेना है, लाओ हमें दो लाओ हमें दो, तो फिजिकली तो उतना अवेलेबल है ही नहीं। और डिजिटली मैंने जो पेपर के फॉर्म में जो सबको साइन कर करके बांट दिया, वो कितना बांट दिया मैंने? 100। तो इसीलिए क्रैश करा रहे हैं उसको, क्रैश करा के गला आदमी बेचो और खत्म हो, बेचो खत्म हो। और उसके लिए अमेरिका क्या कर रहा है, उसका जो शिकागो का सबसे पहला और ब्रह्मास्त्र है एक तरह से, वो क्या है कि एक्सचेंज अपना मार्जिन बढ़ा देती है। वही मार्जिन वाली फंडा है कि आपने 1 करोड़ का सौदा किया, मैं पहले आपसे 10 लाख ले रहा था। एक दिन मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, तो मैं आप जो है 20,000 रुपये मतलब आपको 40 लाख देने पड़ेंगे। मैंने अपने मार्जिन 40% कर दिया, मैं 10% नहीं रख रहा। नहीं तो डील डन है, मैं सौदा बेच दूंगा। सौदा बेचूंगा तो पैनिक में माल बिकेगा और छोटे लेवल पे आ जाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा, मान लो तुम एमटीएफ में कारोबार करते हो, कोई स्टॉक है, उस स्टॉक पे अगर आपको एक्सचेंज 30% का मार्जिन दे रही है, मतलब 100 रुपये का शेयर उठाने के लिए आपको 30 रुपये देने, 70 रुपये ब्रोकर दे रहा। एक दिन आकर के ब्रोकर बोलता है मैं इस पर मार्जिन बढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब अब आपको इसमें मतलब 60% का मार्जिन दे दूंगा, मैं 40% दूंगा अपनी जेब से, 60 रुपये आपको देने हैं। आपके पास में 1 करोड़ का सौदा है, 30 लाख आपके ने दे के 1 करोड़ रुपए का माल उठा रखा था। अब उनने कह दिया मैं इसका मार्जिन बढ़ा रहा हूँ, मार्जिन बढ़ा रहा हूँ, तो उस स्थिति में क्या होया, आप आपको बोल दिया उसने 30 लाख उसमें सुबह तक डाल दे। अब आपके पास 30 लाख सुबह तक है नहीं, तो क्या करेगा वो? जीरो मार के आपको पोजीशन काट देगा। कहना मेरे को मतलब ही नहीं इन चीज़ों से, मैं जानता नहीं, सब फर्जी है। वो कह देगा मैंने बोला ना मैं इस पर मार्जिन बढ़ा रहा हूँ, मार्जिन बढ़ा रहा हूँ मतलब मैंने बोल दिया सुबह तक इसमें 30 लाख रुपए डाल देना। 1 करोड़ की पोजीशन है तेरी, 30% मैंने दे रखा है,
70 30% तुमने दे रखा है, 70% ब्रोकर ने दे रखा है। अब ब्रोकर ने बोल दिया मैं अपना मार्जिन बढ़ा रहा हूँ, कितना बढ़ा रहा हूँ भाई, मैं अपना मार्जिन बढ़ा रहा हूँ, मतलब 30% और बढ़ा रहा हूँ, 60% कर रहा हूँ। अब 60 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 40 रुपये मैं दूंगा। तो इस स्थिति में तीन तीन 30 लाख रुपए आपके जमा है, 30 और डालो इसमें। जब आपका सौदा रहेगा, आप नहीं डाल पाए तो सौदा काट दिया, सौदा काट दिया तो फिर जो नीचे वाला तो उसकी पोजीशन रिस्क में आ गई, और जब उसके बाद नीचे वाले की पोजीशन आ गई तो अगले दिन फिर उसका सौदा कट गया, फिर उससे नीचे वाले की पोजीशन रिस्क में आ गई, क्योंकि ये सब लेवरेज के सौदे होते हैं। जब लेवरेज में माल कटता है ना, तो हिप्नोटाइज होकर कटता है माल। कभी भी जो एमटीएफ में कोई काम करे, या मतलब कोई सिल्वर वाले के, जो जिनके सिल्वर के सौदे हैं ना, इनके हिप्नोटाइज होके सौदे कट रहे हैं। हिप्नोटाइज मतलब, हिप्नोटाइज का मतलब ये है कि ये काटना नहीं चाह रहे, मजबूरी में इनके सौदे कट जा रहे हैं। और जब इतनी सारी बिकवाली एक साथ आ रही है ना, तो भाई साहब कोई बायर नहीं मिल रहा, धेर सेल हो रही। तो ये जो पैनिक में आपको सेलिंग दिख रही है, सेलिंग कराई जा रही है अमेरिका के कारण, और इन सब के पीछे केवल एक प्राणी है, वो है ट्रम्प। अब जो आप डॉलर इंडेक्स जब भी आपको दिखे ना, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, तो समझ लो जो मेटल है, चाहे मेटल में सोना हो, चांदी हो, सिल्वर हो, जिंक है, एल्युमिनियम है, वे सब के सब नीचे जाएंगे। अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है तो मेटल जितने भी हैं वो ऊपर जाएंगे। गोल्ड का मेटल का उल्टा चलता है। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है बास्केट ऑफ करेंसी में, तो समझ लो जो मेटल है वो नीचे जाएंगे। और अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है तो मेटल ऊपर जाएंगे। इनका ऐसा चलता है। आप समझ गए कि ये सिल्वर क्यों क्रैश हुआ, या चांद गोल्ड क्यों क्रैश हुआ, 1,93,000 से 1,36,000 आ गया आज। आज 1,36,000 पर लोअर सर्किट लगा था। अब देखो कल क्या होता है, क्योंकि आज केवल भारत का एमसीएक्स बाजार खुला है। वो बार बार इधर इसलिए देखना पड़ता है कि कई बार हो जाता है मेरे साथ में, मैं देखता रहता हूँ और ये वो बंद हो जाता है। तो देखो क्या, मैं प्रॉपर यूट्यूबर तो हूँ नहीं, जो जेन्युइन चीज़ है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, तो क्या, एक व्यक्ति रहता है जो जिसकी टीम वर्क करती है, ये मैं तो थोड़ा सा बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात करता हूँ। अब मेरे मित्र पूछ रहे थे कि यार ये बजट क्या होता है, बजट बताओ। बजट यार ऐसा समझ लो जैसे आपके मम्मी पापा है ना, आपके मम्मी पापा हैं, और आपके मम्मी पापा ने पूरे साल भर का बजट निकाला कि हमारे पास में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कि भाई मेरे हर महीने इतने रुपए सैलरी आती है, तो वो क्या हुआ, इनकम हुई। है ना, इतने रुपए ब्याज का पैसा आता है, वो क्या हुआ, इनकम हुई। इतने रुपए एफडी कर रखी है, तो एफडी का पैसा आएगा, वो क्या हुआ, इनकम हुई। है ना, इतने रुपए खेती में से आएगा, वो क्या हुआ, इनकम हुई। तो सरकार एक ब्यौरा निकालती है, जैसे हमारे घर के मम्मी पापा ने एक ब्यौरा निकाला, हमारे पास इनकम कितनी है, हम कितना कमाएंगे इस साल, खेती से इतना आएगा, ब्याज से इतना आएगा, इनकम तुम्हारी सैलरी इतनी आएगी, और तुम्हें डिविडेंड इतने रुपए का मिल जाएगा अनुमानित। ये केवल अनुमान रहता है ना, कि हमारी इतनी टोटल साल भर में इनकम होगी। उसके बाद हम कितना खर्च करेंगे, जैसे हमारे पास में जो मोटा मोटी कि हम जो गरीबों में दान करेंगे या भंडारा कराएंगे, वो कितना, इतना। मान लो शिक्षा में हम स्कूल वगैरह में कितना खर्च करेंगे, एजुकेशन वगैरह में कितना खर्च करेंगे, तो या मतलब हॉस्पिटल्स हैं कि भाई हम अस्पताल वगैरह पर कितना खर्च करेंगे, मेडिकल के कितना खर्च करेंगे। तो ये जो सोशल वेलफेयर, मतलब हमें खड़ंजा बनाना अपने घर का, तो उसमें कितना खर्च करेंगे। एक वो टूट रहा है जिन्ना, वो जिन्ना बनवाना, मतलब पुल, पुल वगैरह पे कितना खर्चा करेंगे। तो हमारे घर में रेनोवेशन करानी है, तो वो कितना खर्चा करेंगे हम उस पर। तो सरकार एक ब्यौरा देती है बजट के माध्यम से सालों से पहले। ये जो बजट है, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, और 31 मार्च 2027 तक का होगा। तो इसीलिए जो बजट है वो 2 महीने पहले इसलिए लागू किया जाता है, मतलब लाया जाता है। जिस अभी ये बजट की एक प्रक्रिया और भी होती है कि इसे पास भी कराना होता है। तो अगर बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो देखो, मोबाइल है, सोलर पैनल है, जूते हैं, है ना, इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो सस्ती हो जाएगी। जैसे सिगरेट है, बीड़ी है, जो जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम सामान, वो महंगा हो जाएगा। तो ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो महंगी हो जाएंगी। अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें, तो सरकार का ऐसा मानना है कि हम इस बार जो फिजिकल डेफिसिट में रहेंगे ना, 4.43 रहेंगे। पिछली बार का जो अनुमान था वो 4.48 का था। अभी फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, अगर हमारी साल भर में 1 लाख रुपए की इनकम है, और हम खर्चा करने हैं 1,05,000 रुपए का, तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट हुआ ना, जो वित्तीय घाटा हुआ हमारा, वो हुआ 5% का। हम क्या बोलेंगे, अगर हम बात करेंगे कि हम साल भर में 1 लाख रुपए तो कमाएंगे भाई,
और यार हमारा जो खर्चा हो रहा है ना, तो वो खर्चा पूरा हो रहा है 1,05,000 का। तो यार हम जो ना आपस में जब चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो हम ये बोलेंगे भाई 5,000 रुपये के आसपास हमारा जो है इस बार फिजिकल डेफिसिट रहेगा। जब भी आपको बजट में सरकार बोले कि फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा हमारा, कि 4.43 रहेगा, तो मतलब ये बोल रहे हैं वो कि हम 1,00,000 रुपये कमाएंगे और 1,04,000 रुपये खर्च करेंगे, तो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट रहेगा वो 4.43 पर रहेगा। इसका मतलब ये होता है फिजिकल डेफिसिट। अब समझ लो पूरा शेयर बाजार गिरा, उसके बाद में जो पेटीएम है ये क्यों भागा? देखो जो रुपये है ना, रुपये और यूपीआई, यूनिफाइड इंटरफेस, यूनिफाइड इंटर पेमेंट फेस, उसके लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। जनरली होता क्या है, जो हम लोग जिस ट्रांजेक्शन को फ्री में करते हैं ना, वो फ्री होता नहीं है। इन कंपनियों को सब्सिडी के रूप में सरकार पैसा देती है। यही कारण है कि बार बार ये जाके खोजा मचा देते हैं कि भैया हम तो फ्री में नहीं करने का, हम तो ट्रांजेक्शन टैक्स लगाएंगे। जो कोई 2,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन करेगा हम उस पर पैसे लेंगे। फिर सरकार करे जाती है, पागल हो गया, हम तुम्हें पैसे दे तो रहे सब्सिडी के रूप में, नहीं देनी है, सब फर्जी है। मैं बैठी हूँ, जब मैंने मना कर दिया नहीं देना तो नहीं देना। तो जब भी ये जो आपको देखा ना पेटीएम के शेयर भागे आज, वो उसके पीछे कारण ये है कि यूपीआई और जो रुपये कार्ड है ना, उनके लिए सरकार ने सब्सिडी के रूप में 2,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं कि यार ठीक है, तुम सरकार को ना, मतलब आम जनता को सर ट्रांजेक्शन कराते रहो, उसके बीच का जो आपको घाटा है, जो क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए तो पैसा लगता है ना भाई, आपको वो डाटा सेंटर भी मेंटेन करना है, कहीं से पेमेंट डालते हो, जो वर्करों को पेमेंट भी देनी है, आप पूरा सब चीज फ्री में ही चला लोगे तो पैसा कहाँ से दोगे? तो उसके लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का अलग से ऐलान किया कि भाई हम दे देंगे, तुम चिंता ना करें। अब बात करते हैं कृषि को लेकर के। तो सब्सिडी के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए सरकार ने 1,17,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट का आवंटन किया है कि भाई जो सरकार किसानों को मिलने वाला फर्टिलाइजर है ना, जैसे डाई है, यूरिया है, डीएपी है, अब चूंकि इसकी जो रियल कीमत है वो अलग है। अगर ये रियल कीमत पे आ जाए तो सरकार को कर रहे आएंगे जो किसान है वो, यार सरकार ने महंगाई कर रखी जो है, हमारे क्या पता कि जो है 1,000 रुपए का कट्टा दे रहे जो है एमआरपी। तो इसको क्या करती है सरकार कि सब्सिडी के रूप में कुछ पैसा अपने से देती है, किसको? डायरेक्ट कंपनियों को, जिससे किसानों को उचित दर पर, मतलब सस्ती वैल्यूएशन पर ये कट्टे मिल सके, जो फर्टिलाइजर है वो मिल सके। तो उसके लिए सरकार को अलग से निकाल के रखना पड़ता है कुछ पैसा। तो 1,17,000 करोड़ रुपए के आसपास में फर्टिलाइजर के लिए रखा है। जैसे बात करेंगे डिफेंस के लिए, तो डिफेंस के लिए सरकार का जो पिछले साल का आवंटन था ना, वो था लगभग लगभग 1,68,000 करोड़, वो सॉरी 5,68,000 करोड़ का। इस बार वो 5,94,000 करोड़ का रखा है। तो उसमें भी 22-24,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। क्यों की है? उसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि सरकार को चाहती है कि जो हेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भेल है, इनको थोड़ा सा पैसा दिया जाए, जिससे, क्योंकि जब हम फाइटर जेट किसी दूसरे देश को बेचते हैं तो अल्टीमेटली डॉलर के फॉर्म में पैसा आता है। सरकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो दबाव है ना, वो घटता है। हालांकि आईयूसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के लिए एक खबर भी है आज। वो खबर ये है कि ऐसी खबरें चल रही हैं कि वेनेजुएला वाला जो तेल है ना वो भारत लेगा। इस बात की जो घोषणा है ना, वो राइटर के हवाले से हुई है। राइटर जो कि एक, मतलब फॉरेन का एक न्यूज मीडिया एजेंसी है, ये मान के चलो कि वो काफ़ी ट्रस्टेबल है। ऐसा नहीं है जैसे भारत की एनआईए है ना, ऐसा ही है। तो वहां से खबर आई है कि भारत की और अमेरिका की डील हो गई है, और जो वेनेजुएला वाला कच्चा तेल है वो अब भारत खरीदेगा। आईयूसीएल के लिए खबर ये अच्छी है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया केवल एक ऐसी कंपनी है जो पूरे भारत के अंदर जो फ्यूल हवाई जहाजों में लगता है ना, उस फ्यूल को बनाने के लिए केवल रजिस्टर्ड और लाइसेंस रद्द है। इसके लिए ये अच्छी खबर है। मतलब देखो क्या, बाजार के अंदर सभी चीज़ों पर नज़र डालें तो थोड़ा सा ये अच्छी अच्छी बुरी खबर भी बताना ठीक है। नहीं तो मरे हुए मुंह से बताया यार खराब हो गया, बजट ये हो गया, वो अच्छी बात नहीं होती। अभी जो एसएसटी है ना, इस एसएसटी से पता वॉल्यूम कितनी घट जाएगी, बहुत वॉल्यूम घटेगी जो एसएसटी लागू हुआ है। क्योंकि जो बड़े स्केल पर होते हैं ना, जो माइक्रो सेगमेंट में सौदा करते हैं, मतलब 20, उन्होंने एकदम से 100 लोड उठाए, 100 लोड बेच दिए, तो उनके ऊपर जो अलग से बर्डन डालेगा, तो बाजार के अंदर पैनिक इसी वजह से फैला है कि बाजार को डर है इस बात का कि कल एफआईआई आएंगे, वो कितनी बिकवाली करेंगे। इस बात के कारण से बाजार के अंदर बहुत पैनिक फैला। हालांकि अगर बात करें सेमीकंडक्टर को लेकर, तो सरकार का फोकस है हालांकि सेमीकंडक्टर पे, कि भाई सेमीकंडक्टर पर ध्यान देना चाहिए जो है। और परिस्थिति जो है भाई कि बाजार के अंदर हाहाकार है, बाजार में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है बजट को लेकर के।
पहले जो उत्साह था कि यार बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जो टेक्सटाइल में आपको देखा कि यार स्टॉक में मूवमेंट दिख रहा है, कि हालांकि थोड़ा सा सरकार ने कहा है कि भाई टेक्सटाइल पे भी ध्यान देंगे। और जुमले तो देखो सबने दिए, जो तुम्हारा निर्मला सीतारमण है उसने भी जुमले दे दिए, जुमला देकर कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार है, सरकार गरीबों के हित में बात करे, या सरकार को जो फायदा हो वो गरीबों को है। लेकिन सरकार का कुल मिलाकर जो कृषि को लेकर के जो सरकार ने अभी किया है, वो कोकोनट किधर पाया जाता है? दक्षिण भारत में पाया जाता है। दक्षिण भारत में चुनाव है, कहाँ पर है तुम्हारा? केरला में चुनाव है। और शायद अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है 2027 में, जहाँ पे काजू होता है, शायद सोनभद्र वाला हिस्सा है, और जो कोकोनट है वो उस तरफ। तो सरकार का अल्टीमेटली फोकस ये है कि भाई सिप के लिए भी अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो इससे एक पंथ से तीन काज किए गए हैं। सरकार चाहती है कि भाई जो मछुआरे हैं उन मछुआरों को भी कहीं ना कहीं साध लिया जाए। इसीलिए सरकार ने बोला कि हम जो जल 20 नए जल मार्ग है ना, उनको बना रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं। हेल्थ पे अच्छा फोकस किया। सरकार चाहती है कि भाई जो, जैसा कि भारत की अगर बात करें ना हेल्थ को लेकर के, तो ज़्यादातर चाहे तुम्हारा बांग्लादेशी हो, भूटान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, जो हमारे आजू बाजू के देश है ना, ये आज भी भारत में ही आते हैं अपना हेल्थ का ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो वर्तमान में भी सरकार चाहती है कि 5 बड़े जो हेल्थ के ये मान के चलो कि बड़े बड़े कब हब बनने चाहिए, 5, जिन जहाँ पे दूसरे देशों से आकर लोग बाग अपना हेल्थ का इलाज करा सकें। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हेल्थ टूरिज्म को सरकार ध्यान दे रही है कि भाई लोग बाग अपना आए भारत में इलाज कराएं। और वो अल्टीमेटली प्योर पैसा होता है हेल्थ में। अगर मैं हॉस्पिटल का मालिक हूँ तो मेरे हिसाब से ही जाओगे तुम बाहर, तो तुम्हारे हिसाब से नहीं जाओगे। अगर आप टूरिज्म में आए हो ना, कभी मतलब अयोध्या घूमने आए हो सर, या मैंने काशी विश्वनाथ घूमने आए हो, तो भाई आप तो हिसाब है 4 दिन में जा सको, 6 दिन में भी जा सको। और अगर अस्पताल में आकर भर्ती हो गए तो मेरे हिसाब से जाओगे। अगर मैं अस्पताल का मालिक हूँ तो डॉक्टर भाई अभी जाना ठीक नहीं है, रिस्की है, बिल्कुल रिस्क नहीं लियो, कुछ भी हो सका। देखो आदमी एक तो मरा पड़ा, ऊपर से डॉक्टर पहले ही घबरा था, कहना दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा, रिस्क लग रहा है मुझे, बहुत टेंशन है। देखो यार, अल्टीमेटली दुख है मैं भी है, पैनिक सभी को है। स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में शेयर सबके गिरे हैं, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। लेकिन ये है कि यार परिस्थिति ठीक है जो है। निर्मला सीतारमण ने बोल दिया कि ये जो बजट है सब लोगों का बजट है। प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया कि यार बहुत अच्छा बजट है। और अल्टीमेटली जिस चीज़ की उम्मीद थी वो नहीं हुआ। ना तो कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव हुआ जो कि उम्मीद जताई जा रही थी, ना सरकार ने अलग से जल जीवन मिशन पे कुछ दिया। एक जरूर हुआ है, सरकार ने एक अच्छी चीज की है कि भाई जो अगर कोई कंपनी बाईबैक करती है तो वो जो इन्वेस्टर है ना उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जोड़ा जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो कंपनियों की बैलेंस शीट अच्छी है ना, अब वो खरीदी कर पाएंगी। उससे क्या होगा, अगर मान लो मैं कंपनी का प्रमोटर हूँ और मेरी बैलेंस शीट अच्छी है, बैलेंस शीट पर कैश पड़ा है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मैं उठा करके खरीदी कर लूँगा, अपने शेयर बायबैक कर लूँगा। जिन कंपनियों के जो बैलेंस शीट खराब है उनके लिए दिक्कत है, लेकिन जिन कंपनियों की जो बैलेंस शीट अच्छी है उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तीन इसमें जो है आयुर्वेदा को लेकर के भी बोला है कि आयुर्वेदा 3 बड़े नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। मतलब इससे बाबा रामदेव को फायदा होगा अगर देखा जाए तो। और जो मेडिकल हब बन रहे हैं इससे तो मान के चलो कि सभी को फायदा है। मेडिकल हब बनेंगे तो हम भी जाकर इलाज करा सकें, और जो है सभी करा सकें, और दूसरे देश से भी आएंगे तो अल्टीमेटली देश के अंदर हॉस्पिटल की जो क्वालिटी है उसमें सुधार किया जाएगा। हर जिले के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा, ऐसा सरकार ने बोला है कि भाई हर जिले के अंदर एक महिलाओं को लेकर के गर्ल्स हॉस्टल खोलने का प्लान है। तो ये भी अल्टीमेटली एक अच्छी खबर है। पूरा ऐसा नहीं यार सरकार को कर रही है कि सब सरकार ने बेकार बेकार कर दिया। जो अच्छा किया उसे अच्छा भी बोलना पड़ेगा कि यार अच्छा भी क्या है। भाई जैसे 5 जो मेडिकल हब बना रहे हैं उसमें सभी जाके इलाज करा पाएंगे, ऐसा नहीं कि अकेला भारत में बाहर से आके कराएंगे। तो देश के अंदर हॉस्पिटलों की स्थिति सुधरेगी, बड़े बड़े हॉस्पिटल हब बनेंगे, तो एक कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छा ही है। फिर 3 जो आयुर्वेदा तुम्हारा अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे, तो ये किसको फायदा है? आयुर्वेदा कौन है? बाबा रामदेव, इनके लिए फायदा है। अगर गर्ल्स हॉस्टल खुल रहा है हर जिले के अंदर एक, तो वो भी देखो सबके लिए फायदा है। अब अगर बात करेंगे, सरकार ने जो 4 नई मतलब 7 हाई स्पीड कॉरिडोर का ऐलान किया है कि जो जैसे तुम्हारा कोलकाता से
गुजरात, इस तरह के जो हाई स्पीड कॉरिडोर है ना, वो 7 खुलेंगे। उसके लिए सरकार ने रेलवे में अलग से 20,000 करोड़ का अलग से आवंटन किया है। तो उसका किसको फायदा? अल्टीमेटली भाई आम जनता को फायदा उसको। तो सरकार ने अच्छा भी किया है भाई, एसएसटी बढ़ा दिया थोड़ा सा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। नॉमिनल जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया सरकार ने कि भाई जो हमारा ऐसा मानना है कि जो इस बार जीडीपी है ना, वो लगभग लगभग 7-8% के आसपास में रहेगी नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कुल मिलाकर ये मान के चलो कि नॉमिनल जीडीपी का अनुमान बढ़ाया है। उतना मजा नहीं आया, लेकिन जो मजा की सोच रहे थे ना कि मजा आ जाएगा, वो मजा नहीं आया। अनुमान भी बढ़ा दिया जीडीपी का, डिफेंस में भी बोल दिया, एफएनओ में जो एफ एसएसटी बढ़ाया ना, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, वो बाजार में ज्यादा जरूरत से ज्यादा नेगेटिव ले लिया। कहना भाई यार ये तो किस्सा खराब कर दिया, क्योंकि जहाँ आपके 500 रुपये लग रहे थे, अब वहीं 2000 रुपये 1800 रुपये लगेंगे ट्रांजेक्शन टैक्स के। कहाँ आप एफएनओ करोगे? एफएनओ नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है यार, फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है बताना फिर? फर्क ये पड़ रहा भाई, लिक्विडिटी नहीं बचेगी। लिक्विडिटी मतलब मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी आती है उसी के कारण तो बाजार में आपको 100-200 पॉइंट का मूवमेंट दिखता है। अब जब कोई एफएनओ ही नहीं करेगा आगे, तो लिक्विडिटी नहीं बचेगी। एक वो समय हुआ करता था 1980 में, आप पूछना कि अगर आपने स्टॉक लिया आज 100 रुपये का, तो 101 रुपये का होते होते 2 दिन लग जाते। लिक्विडिटी नहीं, खरीदार ही नहीं है कोई। जब खरीदार नहीं है तो 102 का 103 का। और जो एक दिन में स्टॉक 20% 30% ऊपर नीचे हो जाते, कैसे होते हैं? ये उनके अंदर लिक्विडिटी रहती है, वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, वॉल्यूम खत्म हो जाएगी। हालांकि इस पे जो मोतीलाल ओसवाल है, उनके चेयरमैन है जो रामदेव अग्रवाल, उन्होंने कहा कि भी लंबे समय में उसका फायदा देखने के लिए मिलेगा अभी, लेकिन शॉर्ट टाइम में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। जिस चीज पे सरकार को गरियाना चाहिए तो गरियाएंगे। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1,71,000 करोड़ के लिए अलग रखें कि भाई सरकारों को, मतलब आम जनता जो किसान है, उन्हें सही पर्याप्त रूप में फर्टिलाइजर मिलता रहे, उसके लिए जो है चलो ठीक है यार, ये रख दो। लेकिन बजट में उतना खास मजा नहीं आया ना। जल जीवन मिशन पे कुछ करा, 40,000 करोड़ रुपये सेमीकंडक्टर के लिए रखे, एआई के लिए, डाटा सेंटर के लिए रखे हैं, जो वहाँ तक सब ठीक है, लेकिन उतना मज़ेदारी वाली बात नहीं आई। बजट सही है कुल मिलाकर। भाई एक इवेंट था, इवेंट चला गया ना, तो इसे तुम लोग वो तोड़ फोड़ हो गया, आज तो चीर फाड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होया। ना चीरा ना फाड़ा, जो है वो ठीक है, ये समझ लो। अब यो सोच लो कि सरकार ने कहाँ कहाँ दिया। रेलवे में दिया है 4 बड़े कॉरिडोर बनेंगे, नमो भारत अमृत भारत, लेकिन दिए 20,000 करोड़ रुपये एडिशनल। मछुआरे के लिए फ़ायदा है भाई, उसके लिए शिप के लिए अलग से रखा गया है। किसानों के लिए सब्सिडी अलग से ऐलान किया गया है, फर्टिलाइज़र से अलग भी, कि भाई जो काजू और कोकोनट है, ऑयल है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है। तो काजू है ना, 600 रुपये केजी मिलता है, आज भी 600-800 रुपये केजी का भाव है। तो ये क्या है, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है। इनके अंदर इनकी प्रोडक्शन बढ़ाकर सरकार चाहती है कि वैल्यू में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन हो। ऐसा समझ लो, मैंने अगर 10 बिस्किट के पैकेट बेचे और एक बिस्किट के पैकेट पर मुझे 1 रुपया बचा, तो मुझे 10 रुपये बचे। मैंने 4 बिस्किट के पैकेट बेचे, एक बिस्किट के पैकेट पर मुझे 5 रुपये बचे, तो कितने रुपये बचे? मुझे 20 रुपये बचे। यहाँ क्वांटिटी कम है लेकिन वैल्यू ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम कम है, वैल्यू ज़्यादा है। बिस्कुट के पैकेट 4 ही बेचे, लेकिन एक बिस्किट के पैकेट पे 5 रुपये बचे। यहाँ मैंने वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन वैल्यू कम है। जैसे गेहूँ है, चावल है, क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है, इतना गेहूँ हो गया, इतना चावल हो गया, लेकिन वैल्यू क्या है, कम है। वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन वैल्यू कम है। जैसे काजू है, काजू की क्या है, वैल्यू ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। अब समझो, अगर कोई आदमी 800 रुपये किलो काजू बेच रहा है, वो 3 किलो काजू लेके जा रहा है झोले में, और आपसे 1 कुंटल गेहूँ लेके आ रहा है 2400 रुपये की, तो दोनों किसान के वैल्यू एक ही है, वो भी किसान है, वो भी किसान है, लेकिन एक किसान के पास में वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है, वैल्यू वाला। एक किसान के पास में वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट है। वॉल्यूम मतलब गेहूँ हो गया, चावल हो गया, सरसों होगी, जो हाय हाय हाय, ये माइक बंद हो गया था। तो क्या है सरकार का फोकस? सरकार का फोकस है कि वैल्यू एडिड प्रोडक्टों पर ध्यान दिया जाए। जैसे कि किसानों को जो कोकोनट है या काजू है, काजू की वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, कम है, और वैल्यू ज़्यादा है। मतलब अगर कोई आदमी 3 किलो काजू लेकर जा रहा है, वो 1 क्विंटल गेहूँ लेके आ रहा है, तो एक आदमी किसान है, वो 1 क्विंटल गेहूँ 4 बोरों में दे रहा है उसे भर के। एक आदमी एक थैली में लेके जा रहा है 3 किलो काजू 800 रुपये के भाव से, तो 2400 रुपये के दे के 1 क्विंटल आलू वो ले आ रहा है गेहूँ। तो एक फसल ऐसी है जिसके अंदर वॉल्यूम
ज़्यादा है, वैल्यू कम है। जैसे तुम्हारा गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इनके अंदर वैल्यू कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। एक फसल ऐसी है जिसके अंदर वैल्यू ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। जैसे तुम्हारा कोकोनट है, नारियल पानी है, काजू है, ये क्या है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। तो किसानों को इसको प्रोत्साहन किया गया है कि भाई आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दो, जिससे जैसे अभी एक सीजन चलता है जब डेंगू हो जाता है, तो डेंगू में ज़्यादातर नारियल पानी पीने के लिए कहा जाता है कि उससे प्लेटलेट बढ़ती हैं, तो नारियल पानी पियो। फिर एक और काजू वगैरह जो आजकल काजू कतली बनती हैं हर शादी समारोह में भी और ड्राई फ्रूट में भी, तो वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। सरकार का फोकस है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्टों पर ध्यान दिया जाए। किसानों के लिए स्पेशल सब्सिडी का भी ऐलान किया है। अगर बात करें कि 4 कॉरिडोर 7 के आसपास कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। 12.20 लाख करोड़ रुपए जो है वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा, जिसमें तुम्हारा रोड, ब्रिज, रेलवे है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है तुम्हारा कहीं अगर कुछ चीज़ बनवानी है, रोड बनवाना है, पुल बनवाना है, उसके लिए तो 1 लाख करोड़ रुपये बढ़ाए। पिछली बार 11 लाख करोड़ थे, इस बार 12.20 लाख करोड़ है। तो अल्टीमेटली सरकार का यहाँ भी बोलना चाहिए कि सरकार ने अच्छा किया। लेकिन अब गेंद में किसके पाले में है, बाजार के अंदर क्या है मूवमेंट, अब गेंद है तुम्हारे आरबीआई के पाले में। आरबीआई जो करेगा वो होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, वो क्या निर्णय लेते हैं वही बताएगी भैया क्या होने वाला है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक जगह और भी देखा जाए तो भाई सरकार ने जो ड्यूटी में टैक्स में छूट दी है कि भाई जो कैंसर से रिलेटेड दवाइयाँ हैं उनके अंदर छूट दी है, तो वो भी अच्छी बात है। अल्टीमेटली बाजार को जो बजट था वो पसंद नहीं आया। अब बाज़ार के अंदर जो पैनिक सेलिंग है, अब देखो कब तक चलेगी, क्या होगा, बड़ी घबराहट वाला माहौल है। तो इसलिए जो भी कोई काम करें वो अपने बिना वित्तीय सलाहकार के पूछे ना करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।